तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बहस मुद्दों पर टकराव सोच की या फिर सिर्फ और सिर्फ आर और पार की जंग। जी हां, एक वक्त था जब यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द बहस छिड़ती थी और अब जब से नई सरकार बनी है मजहब, धर्म, तू कौन मैं कौन, यहां तक पहुंच गई है बहस। इसी पर हम करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान आज टक्कर में होंगे शामिल, दो ऐसी शख्सियतें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है, अपनी पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है एक तरफ, तो मनीष तिवारी जी हमारे साथ पूर्व आईएनबी मिनिस्टर रहेंगे इस पूरी चर्चा में। टक्कर और टकराव में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको कंट्रोवर्सी मैन भी बोला जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी यानी कंट्रोवर्सी। अब नया ताजा विवाद यह है कि वाइस चांसलर के पोस्ट के बारे में जानकारी आई कि आपको यह पोस्ट दिया जा रहा था जेएनयू में। स्मृति ईरानी अब कह रही हैं कि नहीं, शायद उम्र का भी एक टेक्निकल फ्लॉ है कहीं पर। वो नहीं कहा उन्होंने, वो नहीं कहा है, लेकिन 70 का कुछ मामला है। पत्रकार हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट उन्होंने ये नहीं कहा। टेक्निकली उसमें रूल ये है कि 70 तक ही हो सकते हैं, आपकी उम्र 75 तक पहुंच। वो तो वैसे ही ऑर्डिनेंस से बदला जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ट्राई का चेयरमैन नहीं बन सकता है कोई गवर्नमेंट पोस्ट में, तो ऑर्डिनेंस से उसका कानून ही बदल दिया। तो फिर क्यों मुकर गई वो? क्यों नहीं, सवाल ही नहीं था कभी। मैंने ना उन्होंने कहा ना मैंने कहा कि ऐसा कोई ऑफर आया है। मेरे से बातचीत हुई थी, मैंने कहा कि इस पोस्ट के लिए मुझे किससे बात हुई थी सर? वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। स्मृति ईरानी जी से? नहीं, आप क्यों पूछते हैं? आपको तो पता नहीं लगेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पूछा गया। ऐसा होता है गवर्नमेंट में, जब पहले पूछते हैं कि आप मानोगे कि नहीं, तभी तो ऑफर आती है। ये कोई पत्रकारिता की नहीं है कि जब भी शामिल हो जाओ, कभी भी छोड़ दो। ये उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो कुछ जिस उद्देश्य से आप चाहते हैं उसके लिए मुझे 3 शर्त हैं। उसके बाद मैं किसी ने नहीं बोला, अखबार में आई, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ गए। 10 साल मीडिया पीछे पड़ गया। नेचुरली रोज आ गए, घर के सामने खड़े हो जाते हैं कि बाइट चाहिए। और लेकिन आप ही ने बताया ना सर, कंडीशंस रखे आपने, तो कंडीशंस आप मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पर रख रहे थे या कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पर नहीं किया। मैंने आपको बताया अभी कि एक शर्त थे, उस 3 शर्त के बाद कुछ सुनने में नहीं आई। आज स्मृति ईरानी ने जो कहा, वो कहा कि हमारी जो स्टेचर है या कद है वो इस पोस्ट उसके लिए बहुत छोटा है। मैं चाहती हूँ मनीष तिवारी जी भी अब इस बहस में शामिल हो, तो उससे पहले एक सवाल आपके सामने। नेहरू से भी बेहतर बोस थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। नेहरू के खिलाफ हमेशा से आपकी राजनीति ऐसी रही है कि नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लेकिन शिक्षा के स्तर तक पहुंच जाना और उसका क्या आपके इसके पीछे क्या आपका मकसद क्या है? पहले मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, जब राजीव गांधी थे और नरसिम्हा राव थे, और दोनों की मदद से मैं मिनिस्टर रैंक पोजीशन भी मेरा था जनता पार्टी में, जब चंद्रशेखर की सरकार बनी और बाद में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। तो ये कहना कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ये सही नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मैं शुरू से रहा हूँ। इंदिरा गांधी के साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई थी वो इमरजेंसी काल में, तो इन दोनों के साथ। और अब जिस 10 साल में मनीष तिवारी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी बाय द वे है, बट सोनिया गांधी में है। मनीष तिवारी जी, देखिए, डॉक्टर स्वामी के बहुत मित्र हैं उनकी अपनी पार्टी में, और कुछ वास्तविकता ऐसी है कि वो खुद ही डॉक्टर स्वामी का नाम उड़ा देते हैं, फिर खुद ही कह देते हैं कि वो कंसिडरेशन के घेरे में नहीं है। तो वो ज़्यादा जो अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उससे कहीं ये सब चीज़ जुड़ी लगती है। जहाँ तक रही डॉक्टर स्वामी की राजनीति का सवाल, हर आदमी को ये उसका राइट है कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से राजनीति कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर स्वामी ने कि वो इंदिरा गांधी के साथ थे, फिर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, राजीव गांधी के साथ थे, चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री थे, फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिराई। तो इसलिए ये सिलसिला सा चलता रहता है सियासत में। और अब बीजेपी में अपने दर्शकों को जरा 1 सेकंड सुना दे स्वामी जी, आपने क्या कहा है जेएनयू के बारे में, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। दर्शकों को जरा सुनाते हैं।
मैंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। वो भी नहीं, उसके आगे भी कुछ कहा है टीचर्स और स्टूडेंट्स को, जरा सुनाते हैं दर्शकों को, सुनिए। वहाँ तो सारे गतिविधियाँ, सब देशद्रोही गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग्स भी बहुत वहाँ हैं, जिहादी लोग हैं, नक्सलाइट तो वैसे भी करते हैं, LTT वाले भी हैं। सर आप स्टूडेंट्स को नक्सली बोल रहे हैं? और क्या, मैं तो प्रोफेसर को भी नक्सली बोलता हूँ। आप JNU से हैं? या मैंने वही, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश चक्रवर्ती। हाँ। आपने पूरी यूनिवर्सिटी का अपमान किया है, वहाँ के जितने भी छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उन सबका अपमान किया है। आपने कहा कि वहाँ का रिसर्च वर्क 0 है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको जो लगता हो इस पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक स्टूडेंट्स कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया हुआ है, मैं पूरा चैलेंज करता हूँ, आप उससे बुलाइए और हमारा रिसर्च वर्क देखिए और उसका रिसर्च वर्क देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आप किसी को एक्सपोर्ट से बुलाइए। मैंने नहीं कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स नक्सल्स हैं। अच्छा, मैंने ऑपोजिट कहा था। अच्छा, इसमें फर्क है। नक्सल्स हैं जो वहाँ बाकायदा सैलरी पे, पेरोल पे JNU में रह रहे हैं। हाँ। और स्टूडेंट्स हैं जो नक्सल्स हैं, LTT के हैं और जिहादी हैं। ये JNU का तो अड्डा बन गया ना। सर सबूत क्या है? सबूत क्या है? सबूत क्या है? बहुत सारे लोग शायद आपकी बात पर ताली बजाएं, लेकिन सर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है जवाहरलाल नेहरू। किसके दृष्टि में? हिंदुस्तान की दृष्टि में, देश भर से, छोटे छोटे शहरों से, गांवों से लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। प्रोफेसर रहे, हम जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का कैसा माप लेना है। हाँ। पहले हम रिसर्च देखते हैं, उनके रिसर्च जर्नल में कितने पब्लिकेशंस हुए हैं देखते हैं। हाँ। और जवाहरलाल नेहरू का तो लगभग 0 है। अच्छा, देखिए सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नक्सली विचारधारा से संबंध रखता है तो उसमें आपको आपत्ति हो सकती है, पर वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा जब तक वो किसी हिंसा पे ना उतारू हो। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का या विश्वविद्यालय का सवाल है, वो बड़े साल से जो प्रगतिशील विचारधारा है, जो एक वामपंथी विचारधारा है, उसका बहुत बड़ा गढ़ रहा है। अब अगर डॉक्टर स्वामी को वो विचारधारा नहीं पसंद हो या इस समय पे वो विचारधारा नहीं पसंद हो तो ठीक है, आप उनको कोस सकते हैं, पर यह कहना कि वहाँ पे सारे जो छात्र पढ़ते हैं वो नशेड़ी हैं, जितने टीचर हैं वो सारे आपके जिहादी हैं या नक्सलाइट है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कई ऐसी शख्सियतों को सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन के बाहर पलपने का एक मौका दिया है। प्रकाश करत जो जनरल सेक्रेटरी थे CPM के, वो उस यूनिवर्सिटी से थे। सीताराम येचूरी जो अब जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उस यूनिवर्सिटी से है। संसद में प्रोफेसर DP त्रिपाठी हैं NCP से, वो उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। और अनेक और इश्तिहार जो हिस्टोरियंस रहे हैं और बाकी लोग रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते रहे हैं। और जहां तक इनकी बात कि भाई उस विश्वविद्यालय का नाम बदल देना चाहिए, भाई क्यों नाम बदल देना चाहिए? ठीक है, आप सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करते हैं या सुभाष चंद्र बोस के नाम के ऊपर कोई संस्था बनाना चाहते हैं, नई संस्था बना लीजिए, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की भी हम उतनी इज्जत करते हैं जितनी जवाहरलाल नेहरू की करते हैं, जितनी महात्मा गांधी की करते हैं। पर इनकी जो सरकार है और इनकी सरकार की जो विचारधारा है, वो संस्थाएं बनाने में विश्वास नहीं रखती, संस्थाओं को ध्वस्त करने में विश्वास रखती है। यहां पर आपत्ति है। यहाँ पर आपत्ति है। किस पर आपत्ति? उनको आपत्ति इस बात पर है कि जो इंस्टीट्यूट का नाम है, आप ये बताइए कि देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा क्यों बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री के पहले प्रधानमंत्री हैं नहीं, ये महत्व नहीं है। उन्होंने जो कुकर्म किया है उसका पहले विवरण मैं बता देता हूँ। पहले उन्होंने कश्मीर का इश्यू को कैबिनेट के परमिशन के बिना यूनाइटेड नेशन में डालकर एक समस्या सदा के लिए पैदा कर दी। दूसरा है, जब उसको इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की ऑफर आई, उन्होंने कहा इसको चाइना को देना चाहिए। तीसरा है कि चाइना के सामने हमने तैयारी नहीं की और इसके कारण 1962 में हमें, ठीक है, अब ठीक है ना, एक के बाद एक आप उनके तो इसीलिए ये पहले प्रधानमंत्री थे, इसका हम महत्व नहीं रखते। NDA 2 में क्या बदल दिया आपने पाकिस्तान के मुताबिक? सर आप ये बताएंगे ना कि आपने क्या किया? आप सब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आपने कहा आप उनकी बुराई कर रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे पे बुराई नहीं किया। आपने कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इसीलिए भगवान थे, इसीलिए मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। ये जो है इसके लिए मैंने बताया
कि उनकी जो काम थी वो जो हमें पसंद नहीं है, हम समझते हैं ये देश के विरोध में था और देश के साथ एक अन्याय हुआ, और इसीलिए इस व्यक्ति के नाम पर, और अब जब फाइल्स निकलेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे और भी इनका नाम खराब होने वाला है, तो इसीलिए इस नाम के व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी होने ही होना चाहिए। देखिए, मैं इनकी तीनों बातों का जवाब देता हूँ। ये खुद सरकार में रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। कोई भी सरकार मंत्रिमंडल के बगैर अनुमति के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं लेके जा सकती, तो वो बात गलत है। दूसरी आप मेरे को खत्म करने दीजिए डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा कि आपके पंडित नेहरू ने जहां तक चीन का परिप्रेक्ष्य था, उस चीन के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से तैयारी नहीं की। हाँ, ये बात सही है कि चीन में या चीन के भारत की जो जंग हुई चीन के साथ, उसमें हमको शायद वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पर उसके 3 साल बाद जब नाथुला में दोबारा से चीन के साथ झगड़ा हुआ, तो उसी चीनी फौज को अपनी मुंह की खानी पड़ी। और तीसरी बात डॉक्टर साहब ने और क्या कही थी, उस समय नाथुला टाइम में जवाहरलाल नेहरू नहीं पर 1962 से 1965 तक जो तैयारी हुई थी, 1962 से 65 तक जो तैयारी हुई थी, 2 साल तक जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। जिस तरह से पहले इन्होंने आपके CBFC को खत्म किया, उसके बाद FTII को खत्म किया, तीसरा नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट और म्यूजियम को खत्म करने की कोशिश की। अब इसी तरह से षड्यंत्र है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भी खत्म कर दिया जाए। मुझे माफ कीजिए, एक मिनट खत्म कर दीजिए। ये कहना कि वहां पे सारे नशेड़ी और गंजेड़ी पढ़ते हैं और वहां पे अंदर पुलिस पोस्ट बना दी जाए विश्वविद्यालय में, अगर वहां पे भाई छात्र पढ़ते हैं जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, वहां कोई आतंकवादी थोड़ी पढ़ते हैं कि वहां BSF की पोस्ट बना दी जाए। तो ये तो इनकी सोच है शिक्षा के बारे में, इनकी सोच नहीं, इनकी सरकार की सोच है शिक्षा के बारे में। पुलिस की पोस्ट लगाने की जरूरत है इंस्टीट्यूट के अंदर। छोटा सा जवाब, फिर ब्रेक लेंगे। दुनिया भर में जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पुलिस की पोस्ट होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पुलिस है, जो बॉस्टन पुलिस के पर्सनल वहाँ रहते हैं। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब भी पुलिस की आवश्यकता है, उनको बसंत विहार की पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। ये क्यों, क्या आवश्यकता है? ये तो पुलिस कैंपस के अंदर होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी दिल्ली की सड़कों पर तो पुलिस दिखती नहीं। आप कह रहे हैं JNU में ऐसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पुलिस को पोस्ट किया जाए। हिंदू पोस्टर बॉय, ये आपकी इमेज बन गई है क्योंकि आपने बयान ही ऐसे दिए हैं। आपके कुछ बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जो मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार है, उस पर फिर से सोचने की जरूरत है। सिर्फ हिंदू वोट डालें, नहीं तो वही मुसलमान वोट डालने की इजाजत पाएगा देश में जो ये मानेगा कि मैं पहले हिंदू था और अब मैं परिवर्तित होकर मुसलमान हूं। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा जो मुसलमान ये कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू नहीं है, हाँ, जो DNA स्टडीज के अनुसार वो है सही, तो इसके माने उसका पूर्वज कौन था? गौरी और गजनी। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसको वोट देने की अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कहा था मैंने। नहीं, 15 साल पहले स्वामी जी के ऐसे विचार नहीं थे। इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ विचार थे जो इन्होंने फ्रंट लाइन की मैगजीन में उनको दर्ज किया था। मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Today the creeping fascism of Rashtriya Swayamsevak Sangh is coming upon us. He mentioned that the RSS leaders were frustrated at the fact that symbolically the Bhagwa Dhwaj does not yet flutter from the Red Fort, but the hated tricolor which no RSS office can hoist even on August 15 does. और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का संविधान बदलना चाहता है, दो हाउसेस की जगह एक तीसरा सदन बनाना चाहता है, साधु सभा जहां पे सब कुछ तय होगा। तो समय समय पर डॉक्टर स्वामी के विचार बदलते रहते हैं। तो ये एक वास्तविकता है कि यथार्थ है, अब इससे भागा तो नहीं जा सकता। वो खुद ही हाँ कह रहे हैं आपकी बात। हाँ, मैंने कहा था। और तो आप कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कह सकते हैं, आज मुसलमानों के बारे में कह सकते हैं। इनको शांत करिए। मैं जैसे सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गुजराल के गवर्नमेंट को गिराना चाहिए क्योंकि करुणानिधि ने मेरे पति की हत्या की, उसी करुणानिधि के साथ बाद में अलायंस की। तो कभी विचार बदलते हैं, तो मेरी भी विचार बदली। पर इंदिरा कुमार गुजराल की सरकार इन्होंने नहीं गिराई थी।
इन्होंने जिनकी सरकार बनाई, इंदर गुजराल की सरकार इन्होंने नहीं गिराई थी, पर जिनकी सरकार गिराई थी वो अपने आप को भारत के पहले स्वयंसेवक कहते थे और उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्हीं सोनिया गांधी जिनको ये आज कोसते हैं, उनके साथ मिलकर उस जयललिता के जिसके खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, उसको दिल्ली लाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया था। ये भी यथार्थ और वास्तविकता है। और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। आपकी सोनिया गांधी अपने आप मेरे चाय के प्रोग्राम में आई तो मैं क्या करूं? अच्छा, फिर बुलाया आपके चाय के कार्यक्रम में आ गए। चलिए इसी बात के साथ ये किसी के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। 2G स्कैम में तो घेर दिया लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने। देखिए, जहां तक 2G की बात है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उच्चतम न्यायालय ने वो जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को जरूर रद्द किया है। पर जहां तक फौजदारी के मुकदमे का सवाल है, उस फौजदारी के मुकदमे में आज तक कोई निर्णय नहीं आया है। और जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, मेरा ये मानना है, और मैं इनसे बहुत कम कानून जानता हूं, कि अंतवगत्वा अदालत की जो प्रक्रिया है वो ये पाएगी कि उसमें फौजदारी के लिहाज से, क्रिमिनलिटी के लिहाज से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वामी जी, तो कोर्ट के सामने है, परंतु ये बात अब इतना तो सिद्ध हो गया है कि मैंने कहा था कि जिसका दाम 10 गुना था उसको उन्होंने 1/10 के दाम पर चुने हुए लोगों को दिया, जिन्होंने जाकर विदेशी कंपनीज को 8 गुना 9 गुना दाम पर बेचा। और यदि इसकी नीलाम होती तो हमें 10 गुना मिलती है, माने 2-3 लाख करोड़ रुपए मिलती। हमारी सरकार आने के बाद हमने नीलाम की, जैसे सुप्रीम कोर्ट की आदेश थी, और हमें 2 लाख करोड़ पहले नीलाम में ही मिल गया है। ठीक है, तो ये मेरी बात सिद्ध हो गई है। अब ये इन्होंने जो किया है ये तो कानून के अनुसार, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अनुसार तो बिल्कुल सीधा आरोप बनता है। दिसंबर तक मेरे ख्याल में ट्रायल कोर्ट में निर्णय आ जाएगा, उसके बाद इनको अपील करने दीजिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने दीजिए। वह हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको सिर्फ सीधा बेल के लिए, सिर्फ बेल के लिए। रेगुलर अपील में तो जा ही सकते हैं। नहीं, रेगुलर अपील में तो जा ही सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल लेते हैं, कुछ लोग सवाल यहाँ पूछना चाह रहे हैं। आइए, आप आगे आइए। हेलो, एक तो सर आपके पीएम सर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, हालांकि उसको समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझते हैं। और दूसरे आप कहते हैं नक्सली। एक शिक्षक होना और एक छात्र होना, और वो भी यूनिवर्सिटी, एक स्कॉलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना, सिर्फ आतंक है आपके लिए? पहला क्वेश्चन सर। दूसरा क्वेश्चन, आप हिंदू किसको डिफाइन करते हैं? और तीसरा, जो सर्वहारा की बात करता है क्या वही आतंकी है जो सबको साथ लेने की बात करता है? पहले एक क्वेश्चन पूछिए। वो मैंने नहीं कहा कि सारे विद्यार्थी नक्सलाइट हैं, क्योंकि वहाँ विद्यार्थी परिषद के भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो इसको मैं इसलिए नहीं कह सकता, और वो चुनाव भी जीतते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज उनकी डोमिनेशन है, जो नक्सलाइट्स हैं, जो एलटीटी के हैं, जो जिहादी टाइप हैं, जो देश के हिंदू संस्कृति के विरुद्ध में बोलना अपना फ़र्ज समझते हैं। तो ये सारे ऐसे लोगों को महत्व मिलती है उस यूनिवर्सिटी में, ये मैंने कहा था। और मैंने ये कभी नहीं कहा था कि सारे लोग जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में है वो सब नक्सलाइट। एबीवीपी वाले नहीं है, एबीवीपी जो ज्वाइन कर ले सारे ठीक ये है। तो इतना सरल निष्कर्ष है, आपको जानना चाहिए पहले से ही। आप इस सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल मैं बहुत गंभीर रूप में आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, गंभीर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप कोर्स पढ़ाने के लिए जाते थे, डीएनए में आपने एक लेख लिखा जिसमें आपने ये तमाम चीजें डाली, धमाकों के बारे में कहा कि मुस्लिम कैसे संगठित रूप से हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदू धर्म सब बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद से ऐसा नहीं कहा था मैंने। आपने डीएनए के फिर आपने दोबारा पढ़े बिना। सर यही प्रॉब्लम है ना, आप शब्द को इधर से उधर मरोड़ देते हैं। मैं नहीं बदलता हूँ। ठीक है, आप लेख निकाल के दिखाइए, मैं बता सकता हूँ। डीएनए का वो आर्टिकल निकाल के आपको अभी आपके सामने रख देती हूँ, जिसके बाद से आपके कोर्स को वहां पे रोका गया था। हाँ, रोका गया। ये सम्मान की बात है? ये कौन सी सम्मान की बात नहीं है। ये तो मैं गर्व करता हूँ कि मैंने राष्ट्र के लिए बोला, और वो एक अखबार यहाँ इंडिया में लिखी। मेरे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा कि इससे बच्चा अच्छा टीचर नहीं मिल सकता, उन्होंने रेकमेंड किया,
और सारे यूनिवर्सिटी में जो रिलीजन डिपार्टमेंट में जो सऊदी अरेबियन पैसा लेकर के वहाँ रिसर्च करते हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर कहा कि इनको नहीं होना चाहिए। वोट हुआ, उसमें हमारे लोग कोई नहीं जाता उस मीटिंग में जो प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि ये कैटलॉग कमेटी की मीटिंग थी। उस कैटलॉग में मेरे कोर्स को जोड़ना नहीं चाहिए। यद्यपि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा कि इन्हीं को पढ़ाना चाहिए। 10 साल से मैं लगातार पढ़ाते आया हूँ एक सेमेस्टर। तो उस समय इन्होंने मेरे लेख जो मैंने इकोनॉमिक्स में नहीं लिखा, जो आपत्तिजनक थी, मैंने भारत की समस्या के बारे में लिखी, वो भी इंडिया के न्यूज़पेपर में। और यहाँ आप लोग कहते हैं कि व्यक्ति अपना राय रख सकता है। अभी इन्होंने शुरुआत में कही थी कोई बात नहीं, नक्सलाइट है, विचार रख सकता है, परंतु उनको निकाला नहीं जाना चाहिए। वहाँ उन्होंने इकट्ठे होकर, जो वहाँ के लोग रिलीजन डिपार्टमेंट में हैं, इंडिया से आए हुए कई ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, ये इकट्ठे होकर उस मीटिंग में गए, जो कोई प्रोफेसर ज़्यादा नहीं है टाइम बर्बाद करने के लिए, और वोट लेकर के मेरे कोर्स को कैंसिल की। अगला साल जब हार्वर्ड ने दोबारा बुलाया, मैंने कहा जब तक आप माफ़ी नहीं मांगोगे सार्वजनिक, मैं नहीं आने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो गंभीर और बुनियादी सवाल है, गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि भारत की दो कल्पनाएं हैं। एक कल्पना धर्मनिरपेक्ष कल्पना है, जो सबको साथ लेके चलना चाहती है, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती है। दूसरी कल्पना है जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर स्वामी की पार्टी करती है, जो संकीर्ण है, जिसका यह मानना है कि एक धर्म का बाकी धर्मों के ऊपर वर्चस्व होना चाहिए, और उसका नतीजा और उसका खामियाजा आप अपने बगल में ही देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। कि जो एक मुल्क धर्म के नाम पर बना 1947 में, 1971 में भाषा के नाम पर बट गया। तो जिस विचारधारा से यह संबंधित है, यह भारत का पाकिस्तानीकरण करना चाहते हैं, जो भारत के लिए बहुत घातक होगा। बुनियादी सवाल यह है, कोर्स कहीं कोई पढ़ाए नहीं पढ़ाए, हटा दिया जाए, रख लिया जाए, वो वैसे ही है। इस आर्टिकल में आपने लिखा है हाउ टू वाइप ऑफ इस्लामिक टेरर। अपने दर्शकों के लिए, आज तक के लिए मैं बता दूं कि इस्लाम से जुड़ा हुआ जो आतंक है उसको कैसे खत्म किया जाए। धर्म से जोड़ते हैं आप, मुस्लिम के वोटिंग राइट्स पर सवाल खड़े करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। मुस्लिम की राइट पर मैंने नहीं खड़ा किया। मैंने कहा जो मुसलमान कहता है कि मेरे पूर्वज हिंदू नहीं है, उसके लिए मैंने वोट की सवाल उठाया। चलिए अगला और ये क्यों नहीं मान सकते हैं, जब ये डीएनए स्टडीज कहती है कि उनका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है। मैं तो उनका परिवार, अपना परिवार का हिस्सा बनाने के लिए कहता हूँ, तुम भी मेरे परिवार से आए हो। स्वामी जी, वो कहते हैं नहीं, मैं तो गौरी और गजनी का औलाद हूँ, उसमें उनको इज्जत लगती है, और हमें हमारे साथ, हमारी पूर्वज के साथ जोड़ने में उनको उनका इंसल्ट होता है। तो फिर उनकी मंशा की डीएनए के हिसाब से अगर जाना शुरू करें तो दुनिया में या भारत में जितने लोग बसते हैं, 124 करोड़ लोग, अधिकतर सबका डीएनए एक कॉमन अफ्रीकन मदर के ट्रेस किया जा सकता है। आप पढ़ लीजिए, आप ही की तरह एक प्रोफेसर हैं नयन चंदा, उन्होंने किताब लिखी है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उसमें आप पढ़ लीजिए। तो इसका यह मतलब है कि अगर हम सब अफ्रीकी हैं मूलभूत से, तो फिर हिंदू और मुसलमान में कौन सा फर्क? ये गौरी और गजनी की औलाद कहां से आ गई? ये इसमें नहीं जाए, क्योंकि जो थ्योरी आप नहीं मानते सारी गलत है, लेकिन मेरा नहीं, वो देखिए आप उनके पक्ष ले रहे हैं, तो फिर आप भी नहीं, मैं अपना पक्ष खुद ले सकता हूं, उनकी जरूरत नहीं है मुझे। वही है, मैं तो हैरान हूं कि आप मुस्लिमों के, जो कि इस देश के सिटीजन है, नागरिक है, उनके वोटिंग राइट पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप मेरी पढ़ाई पर, दूसरों की पढ़ाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आपने इस देश का संविधान पढ़ा है? पहले मैंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूं क्यों। आप जाकर रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट देखिए, वोटिंग राइट पर कंडीशन है धर्म। नो, मैंने धर्म का सवाल ही नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि वोटिंग राइट पर अंकुश हो सकती है कि आप नॉर्मली रेजिडेंट एक जगह में नहीं, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप विदेश में रहते हैं तो यहाँ आप वोट के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। तो एक कंडीशन, वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, वोट इज अ राइट। एक इसका जवाब दे दूं। एक तरफ तो डॉक्टर स्वामी की राय है कि वोट कंडीशन के आधार पर है, दूसरी तरफ इनके प्रधानमंत्री हैं
जो जितने प्रवासी भारतीय हैं उन सबको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, तो कहीं पर यह विडंबना है। और आपकी पार्टी में आपको इसको तय करना पड़ेगा कि आप तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर कहीं रहता ना हो उसको वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए, और आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड से लेकर और क्यूबा तक जो भी प्रवासी भारतीय जहां भी रहता हो उसको अपनी एम्बेसी में आज वोट डालने का हक दिया जाना चाहिए। आप कानून बदल सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। वो जो बाहर रहते हैं उनको आज कानून के अनुसार नहीं मिल सकता वोट, तो उस लॉ को बदलने के लिए तो आपका मानना यह है कि कानून को बदल के सब मुसलमानों से वोट डालने का हक छीन लेना चाहिए, क्या आपका यह कहना है? मैंने ये नहीं कहा, आपका समझ थोड़ा कम है। वो मैं बिल्कुल मानता हूं, जो आप लिखते हैं उतना की मैं समझता हूं। मैंने कहा जो वो मुसलमान वो अपना पूर्वज को हिंदू नहीं मानने के लिए तैयार है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, ये कहा था मैंने। बावजूद इसके सर कि एक लंबा योगदान आपका रहा है, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे आपने जैसा हमने बोला भी हिंदू पोस्टर बॉय आप बन गए हैं, जो मैंने नहीं बोला, आपने बोला। हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो ये मैं बोल रही हूँ, ऐसा आप उल्टा मत करिए। मैं बोल रही हूँ बीजेपी आरएसएस से आगे भी जाकर आप कई बातें ऐसी कह जाते हैं जो वहां पर जो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं नहीं बोलते हैं, इस बात को स्वीकारते हैं आप? क्या पॉलिटिकली करेक्ट क्या होता है? पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बीजेपी के कई नेता हैं जो खुलकर एक खास समुदाय के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप मैं कहा खास समुदाय के खिलाफ बोलता हूं। मैं कहता हूं कि ये है सारे नागरिकों का गुण होना चाहिए, उसमें मैं कहता हूं इसमें एक समुदाय के खिलाफ कैसे मैं बोल सकता हूं? लेकिन फिर भी इतनी उम्र होने के बाद सर वैसा तोहफा नहीं मिला, मैं तो ये कहना चाह रही थी। सवाल तो मेरा ये था, आपका उम्र नहीं हुआ इसलिए अनाप-शनाप बात पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे। हाँ, तो सीधा पूछिए ना, ये सीधा सवाल है। हाँ, इतना कुछ करने के बाद है ये सोचकर कई बार लगा मोर लॉयल देन द किंग, लेकिन फिर भी कुछ उसके उपहार में जो मिलना चाहिए था, वीसी की भी बात आई, फ्लोट किया, आपसे पूछा इनफॉर्मली ही सही, आपने कुछ कंडीशंस रखे, उसको भी नकार दिया। स्मृति ईरानी ने कह दिया कि ये भी नहीं दे रहे। ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि आपके कद के लायक नहीं है, आपके कद के लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं देने के बराबर है। कौन कद के लायक नहीं? मैं इस कद के लिए लायक नहीं हूँ या पद मेरे कद के लिए लायक नहीं है? पद आप तो यही सुनना चाहेंगे, पद उन्होंने यही कहा। उन्होंने ये कहिए ना, सच बोलिए। कही एक कठिन होगा आज तक के लिए। एक तरीका होता है जब किसी को कुछ नहीं देना होता है तो ये कह दिया जाता है कि ये पद आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो ये दिल रखने के लिए, दिल रखने के लिए ख्याल अच्छा है। आपने अनुभव किया और इस कला को कांग्रेसियों से अच्छा कोई नहीं जान सकता। टक्कर के इस हिस्से में हम बात चर्चा को आगे लिए जाएंगे कि आगे की तस्वीर यहाँ से कहा जाती है। आप कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। मैंने कभी नहीं कहा। इसके आसपास कुछ कहा? इसके आसपास भी नहीं कहा। मैंने कहा जो हमारे आज संविधान है वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है और आप उसका सम्मान करते हैं। हिंदू और मुसलमान कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों का बराबर हक है। मुसलमान को बार बार देश में प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि वो राष्ट्रभक्त है। मैंने कब कहा कि बराबर नहीं है, परंतु मैंने कहा कि नया कानून बन सकती है। नए कानून से क्या होगा सर? कि वो अपना पूर्वज हिंदू मानेंगे तभी वोट मिलेगा, ये है, ये मैंने कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि कोर्ट में उनके लिए बराबरी उनको कैसे ये प्रूव करना होगा? एफिडेविट साइन करके देना होगा? एफिडेविट नहीं, मैं तो ये विचार रखा हूँ, मैं अपनी इच्छा से बोले। हाँ। ये मैंने कहा था कि तो मेरा विचार था, उस विचार को देश नहीं मानेगी तो मैं क्या करूँगा। इन सब के बीच जो बड़ी तस्वीर है वो क्या दिख रही है मनीष जी? क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने तरीके से तमाम इंस्टीट्यूट्स में अपने तरीके से चलाया है और इसको आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जहां भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, लेकिन अब जो मकाम हो गया है, भगवाकरण का एक नया स्वरूप दिख रहा है, उस पर क्या कहना है और बड़ी तस्वीर क्या दिखती है? हमको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ हो, वो वामपंथिक विचारधारा का ना हो, दक्षिणपंथी विचारधारा का हो, उसे सब लोग मानते हो, उसको आप किसी संस्था का उसके सर्वोच्च पद पे बिठा दीजिए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आप थर्ड रेटर्स को बिठाएंगे, जिस तरह से आपने एफटीआईआई को बर्बाद किया है, जिस तरह से सीबीएफसी को बर्बाद किया है, अब आप आईआईएमसी को बर्बाद करने चले हैं, तो उसमें जरूर आपत्ति होगी। और आपत्ति हमारी तरफ से नहीं है, आपत्ति उन छात्रों की तरफ से हो रही है जो वहां पढ़ रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारी संस्थाओं का ऐसे थर्ड रेट लोगों को बना के अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस को आबाद कर पाएंगे?
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को आबाद कर पाएंगे? 2019 में जब चुनाव होगा इस मुल्क में, तो एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सरकार और ये प्रधानमंत्री नहीं रहे। इस पर जल्दी से आपका जवाब, जिसके साथ हम कार्यक्रम का अंत करेंगे। भविष्यवाणी मैं क्यों करूं? नहीं, आप तब तक मोदी जी के साथ ही रहेंगे ना? क्यों, आपको चिंता है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप। इस चैनल के साथ रहने वाले हैं या और कहीं जाने वाले हैं? मैं तो यही लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी इतना जरूर कहेंगे, इस 1 घंटे में हमारे भारतीय जनता पार्टी एक चैनल बन गई है, अब एक चैनल। तो राजनीतिक दल से एक चैनल बन गई है। अब दिक्कत यही आ गई है कि मीडिया पर तमाम उंगलियां उठाकर सवाल पूछिए सर, आप। ये ऐसे सवाल पूछे हैं जिसमें कोई वस्तु स्थिति नहीं है। अब सीधा पूछिए कि क्या पूछ। अब ये इन्होंने कहा कि अगले चुनाव में वो जीतेंगे। मैंने कहा ये भविष्यवाणी है, मैं क्यों इसमें जाऊं? आशा में रहने दीजिए। और कल किसी ने नहीं देखा है, और कल किसी ने नहीं देखा है। बिल्कुल वही है, तो आज की बात करें। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तालियों से कम धन्यवाद जरूर कीजिए। 2 ऐसी शख्सियतें जो आपस में टकराती हुई जरूर नजर आई, सोच भी टकराती हुई नजर आई, लेकिन बहरहाल यहीं से आगे का रास्ता। देखते रहिए आज तक।